हम अपने पॉडकास्ट में कोशिश करते हैं कि हर तरह के लोगों से आपको रूबरू कराएं और हर तरह का कंटेंट आए, बट वो कंटेंट पॉजिटिव हो, कुछ सीखने को मिले, कुछ लोगों की स्टोरी से हम इंस्पायर हो सकें कि उनकी जर्नी में जो उतार चढ़ाव रहे हैं उन लोगों ने उससे क्या सीखा, क्या इंप्लीमेंट किया और क्या मैसेज दिया सभी को। टुडे द गेस्ट इज स्पेशल एंड वेरी डिफरेंट. She came all the way from चित्रकूट to our studio in मोहाली. बहुत ठंड का समय है और ठंड में वो आए हैं एंड उनकी बातों से, उनके इंस्पायरिंग थॉट से, उनके मॉडर्नाइज थॉट से आई हैव गॉट इंस्पायर्ड एंड सो विल यू. एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैंने आज के पॉडकास्ट में सीखी है कि अगर आपके मन में चाह हो तो राह अपने आप निकल आती है. इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स, इफ यू आर डिटर्मिन्ड टू डू और गेट विथ फुल ऑनेस्टी, तो वो चीज अपने आप अचीव हो जाती है. तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जानते हैं कि नाम गुलाबी गैंग कैसे पड़ा, उनकी यूनिफॉर्म में गुलाबी रंग कैसे पड़ा, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में जानते हैं और बिग बॉस की उनकी जर्नी के बारे में भी जानेंगे. सो लेट्स not waste any more time and host our guest for today, Sampath Pal Devi ji. अभी इस समय गुलाबी गैंग में कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, नंबर्स की अगर हम बात करें? देखिए, हमारी महिलाएं तो बहुत हैं जिसका हम आंकड़ा नहीं लगा सकते. बहुत बहुत बड़ा संगठन है ये हमारा गुलाबी गैंग. देखो, कर्नाटक में भी है, चेन्नई में भी है, उड़ीसा में भी है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है और लगभग आपके पंजाब में है ही है, हरियाणा में है ही है, राजस्थान में भी है. हाँ, हमारा कई प्रांतों में गुलाबी गैंग चल रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश में 11 लाख औरत है. 11 लाख औरत. अब जैसे ये नॉर्मली बात की जाती है कि आप जब फेमस हो जाते हो, एक लेवल पे हो जाते हो, तो कुछ चीज़ें लोग कहते हैं ये करो ये मत करो, तो आप जैसे कि आप अपने हिसाब से चलते हो, दुनिया के हिसाब से नहीं? नहीं, हमें दुनिया के हिसाब से, जैसे हम दुनिया के हिसाब से चलेंगे तो क्या फर्क पड़ा फिर? गुलाबी गैंग का बनाने का मतलब क्या रहा, संपत पाल का मतलब क्या रहा? बहुत लोग प्रार्थना भी करते कि ऐसी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना जी. तो हम यही कहते हैं कि अगर अच्छा ना करो तो किसी के साथ बुरा मत करो. निवेदन के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ, बहुत अच्छी बात, पूरी दुनिया को, कि अगर किसी का भला नहीं कर सकते हो, हम नहीं कहते कि आप इतना बड़ा भार संभाल लेंगे, पर बुरा मत करिए किसी के साथ. संपत पाल जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आप चित्रकूट से ऑल द वे मोहाली आए हैं हमारी एक रिक्वेस्ट पे. सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं आपसे आज आपसे मिलके मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं ऐसी जगह आई हूँ कि जहाँ कैमरा का भंडार लगा है. मेरी बात कौन कौन सुनेगा, मैं इस बात से बहुत खुश रहती हूँ. और आपके मैं यहाँ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा है. मुझे कभी कभी एहसास होता है कि शायद मैं यही काम न किए होती तो कौन लोग मुझे पूछते, कौन जानते. मैं अपने गांव में वही चूल्हे चौके तक सीमित रहती. अगर हम इसी की बात करें कि आपको जानते हैं लोग, आप फाउंडर हैं गुलाबी गैंग की, एंड गुलाबी गैंग अब इंटरनेशनली लोग जानते हैं कि आपकी क्या कंट्रीब्यूशंस रही हैं. तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा, ये जो नाम गुलाबी गैंग, ये कहाँ से पड़ा, क्या शुरुआत थी? क्योंकि कई बार मैं खुद महसूस करता हूँ कुछ नाम रखे नहीं जाते, पड़ जाते हैं. तो हाँ, वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नाम पड़ जाते हैं काम के आधार पर जी. और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने हमारे देश में जातिवाद बनाई गई है, ये काम के नाम से बनाया गया है. जो भी कार्य लोगों ने किया है वो वही नाम पड़ा है. तो मेरा नाम जो है गुलाबी गैंग, ये साड़ी पहनने से नहीं हुआ है कि मैंने गुलाबी साड़ी पहन ली तो मेरा नाम हो गया है. मैं शुरुआत जहां से की थी, मेरी 20 साल की उम्र थी
और मैं जिस गांव में मेरे गांव में मेरी जहां मैं ब्याही थी वो एकदम पिछड़ा इलाका था। वहां शिक्षा नाम की चीज नहीं थी। और ये कौन सा गांव था? मेरा गांव, मेरी ससुराल तो रौली कल्याणपुर है और मेरा मायका कैरी गांव की मेरा मायका है। बांदा जिला में आता है और ससुराल चित्रकूट में आती है। ओके जी। तो मैं पहला नंबर तो पहले के जमाने में लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे। हमारे उम्र, मैं 60 साल की हूँ अब, हमारे जमाने में बिल्कुल लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे। और शहर सिटी में तो हम जानते नहीं थे, पर मैं इतना जानती थी कि लड़कियों क्यों नहीं पढ़ाते थे। ये लड़के और लड़की में भेदभाव, वो भेदभाव मेरे बहुत छोटे से आ गया था। मुझे जलन होती थी। जैसे हमारे भाई लोग पढ़ते थे, मेरे भाई तो मुझसे सब छोटे हैं, पर मेरे पड़ोस के जैसे दादा दादी ये सब कि वो लड़का पढ़ रहे हैं लड़की नहीं पढ़ रही, इससे मैं बहुत चिढ़ती थी। तो जो मुझे खेत खलिहान के लिए कहीं भी भेजा जाता था तो सारी लड़कियां मिलके हम रास्ते में पढ़ाई लिखाई करने लगते थे मिट्टी में। आपको शौक बहुत था पढ़ाई का मेरे ख्याल से। जी। आप पढ़ना चाहते थे? नहीं, अंदर से तो था कि हमको पढ़ना चाहिए जी। और 6-7 साल की तो थी मैं। मेरे अंदर जिज्ञासा होती थी कि ये लड़का पढ़े हम भी पढ़े। तो स्कूल में हमारा जो खेत था थोड़ी स्कूल से नजदीकी था, तो हम वहां ना खेत में जैसे आपके यहाँ तो धान होता है, यहाँ बताने में कोई दिक्कत नहीं। बेड़ होती है धान की, जो चावल होता है जी जी जी। उसकी बेड़ होती है इतनी इतनी, पहले वो छीटा जाता है फिर उसको हम देखने जाया करती थी। बहुत तो 4 लड़कियां कुछ लड़के या अपने अपने खेत में हम ताके रहते थे। तो बस वहां जब हम जाए तो बस दिमाग वही स्कूल में रखा रहा है जहाँ बच्चे पढ़ते थे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो ये आपको लग रहा होगा कि मैं भी पढ़ूं। हाँ भाई ये क्यों पढ़ रहे, हम क्यों नहीं पढ़ रहे, बस इस तरह लगा करता था। तो जैसे ये रास्ता है ना, धूल होती है, तो धूल को ऐसे ऐसे मतलब चिकनी करके और वो एक लकड़ी से वहीं का देख देख के, जैसे ये लिखा है ना, ये PCHPL, तो अब ये देख रही हूं पर मैं जान नहीं रही कि यह है क्या। तो उसको मैं यहाँ रास्ते में उतारती थी और कुछ मेरी साल लड़कियां भी रहती थी। अच्छा। तो उसी को देख देख के हम पढ़ा करते थे। फिर जब लड़कों की छुट्टी होती थी जी। तो बाद में पीछे वाले लड़के को पकड़ लेते थे कि तुम पढ़ते हो तो हमें ये बता हम का लिखा है। तो फिर वो बताते थे कि ये का से कबूतर है, खा से खरगोश है, गा से गमला है। वो हम 5 दिन उसको बिल्कुल रेडी कर लेते थे कि ये वही चीज हमें पहले लिखना है। फिर हम बहुत जल्दी सीख गए थे, 15-10 दिन लगा था हमें पूरी मात्रा सीखने में। मैंने इस तरह हम पढ़ा। और फिर आके हमारे चाचा अचानक आए और देखा कि अरे ये तो बाप रे, धान तो जानवर चढ़ गए और ये लड़कियां यहाँ पढ़ती, बताओ। तो ऐसे खड़े हो गए थे, मैं ऐसे देखा तो बहुत डरी थी। तब लोग डरते थे बच्चे बहुत जी। तो चाचा बोले कुछ नहीं, लेवा लाए घर। दादी से कहा ये बिटिया बहुत होशियार नहीं करी लागत है, हम बहुत बेवकूफी कर रहे हैं। तो मेरे चाचा उसी साल मेरा नाम लिखवा दिया था स्कूल में। ओके। उसी को देख के फिर मेरा चाचा घर में पढ़ाते थे। मेरे चाचा उस समय BA किए थे, बहुत पुरानी बात है। चाचा की नौकरी लग गई थी पर बाबा के मारे करने नहीं पाए थे। तो मेरे चाचा मुझको पढ़ाते थे घर में और स्कूल भी मैं जाती थी। पर मेरी शादी फिर 12 साल में हो गई। कुछ दिन पढ़े, 2-3 साल, बस शादी कर दिया। ये चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा बाल विवाह होते थे। तो हमें तो शादी वादी में तो कोई तकलीफ थी नहीं, हम तो बच्चे थे और हमें अच्छा लगता था कि हमारी शादी हो रही है। वाले सब लोगों जैसे होती थी, तो केवल मेरी अकेली नहीं, मेरे साथ एक दिन में 4-5 लड़कियों की हुई थी। और गांव में तो रोज होती है ऐसी शादी। ये 12, 13, 14 साल की 12 साल में शादी हो गई, फिर विदाई नहीं दी थी। फिर अच्छा। मैं 3 साल के बाद विदाई दी गई। ओके। फिर मेरी एक बेटी हो गई। साल 2 साल जैसे शुरू से ही था कि 18 साल से कम में नहीं होनी चाहिए थी, बट नहीं हमारी 16-17 साल में मैं माँ बन गई। बताओ, मेरी पहली बेटी हुई। फिर इसके बाद ससुराल आए तो ससुरालों में ऐसे वही हाल था।
तो ससुराल में महिलाओं को खाना नहीं देते थे, पुरुष पहले खाते थे। मेरे घर में नंद नहीं थी, सास थी और मेरे 4-5 देवर थे, मैं सबसे बड़ी थी। तो मेरी सास मुझे एक दिन खाना खा ली तो मेरी सास ना मुझसे थाली एंच ली कि खाना बहन का नहीं खाया जाता, पहले लड़कों को खाया जाता है। तो मैंने कहा ये तो जुल्म हमारा ना बहुत बर्दाश्त होगा भैया, पहले वहां गुलाम फिर इधर गुलाम, अब तो गुलामी न झेली हुई। अपने आप को लगा महसूस कि बस खाना मैं आज से पहला नंबर खाऊंगी। मैंने जिद कर ली, वहीं से ठानी बगावत कर ली। हाँ बगावत। मैंने कहा ये कौन, ये जुल्म तो मैं नहीं ढाऊं, भैया की बात मैं ये सब नहीं कर। तो मुझे भूख भी नहीं होती थी तो खाना तो मैं बनाती थी। तो पहला नंबर, एक रोटी बनाऊं और बना के सेक के पहले नंबर। तो फिर बवाल भी हुआ होगा। फिर बवाल कितना शुरू हुआ, 2-4 दिन हुआ बवाल। और चलो मैं खाना बनाती हूँ, मैं खाऊंगी पहले। ये कहाँ का नेम है, कहाँ का परंपरा है। कुछ मायके शिकायतें गई कि इनकी लड़की ये करती है वो करती है। तो हमारे बाबा जी आए थे, पिताजी के पिताजी, कि बेटा तुम इस तरह ना करो। मैंने कहा सुनिए, अपना अपना काम करो, जाइए वहाँ, यहाँ किसी की जरूरत नहीं है। हाँ हम सब निपट लेंगे। अब शुरू से स्ट्रेट धीरे धीरे फिर हम सीखा, फिर पड़ोस की महिलाओं को सिखाया। फिर एक बार ऐसा होता था कि वहाँ लोग मारते थे महिलाओं को। एक आदमी मेरे बगल का, वो बहुत अपनी बीवी को पीटता था और मुझे तो घर वाले डरने लगे थे। हाँ मेरे घर वाले सब डरने लगे कि भैया इसे बोले लायक नहीं है, बेकार की औरत है या। तो पड़ोस में जो मारता था, मैंने एक दिन उसको डांटा। ऐसे रिश्ते में देवर लगता था। मैंने कहा देख, बीबी को मारते हो, ये भी तो किसी की लड़की है। तो वो भैया नाक में चढ़ गया कि अरे तू अपना घर ना बना ले, नेता अपने घर में नेतागिरी कर, मेरे घर की तू नेतागिरी छोड़। मैंने कहा रोक, फिर बताती हूँ। तो हम खेत और जाया करते थे, घास काटते थे, मतलब काफी काम खेतों का करते थे ससुराल में। तो एक दिन अचानक गया, हमने देख लगे तो 2-3 महिलाएं बुलाई और वैसे प्रेम से ऐसे बुला लिया कि चलो मेरे खेत में घास काट लो। और उनको बताया नहीं था। और फिर वो जैसे निकला तो मैं पीछे से एक लात मारा, वो गिर गया और बस चिल्ला दी कि ये तो बहुत खराब है भैया, ये तो मुझको धक्का दे दिया। तो जम के काढ़ा उसको। बस फिर मैं बता दी कि आज के बाद अपनी बीवी न मारना, बस इतना। गुलाबी गैंग तो कोई अपनी बीवी को पीटे तो पहला नंबर मेरी लाठी चलती है उनके ऊपर, इसलिए मैं लाठी से प्रसिद्ध हूँ। तो डरते हैं लोग, दारू पीते हैं और दारू पी के गाली वाली बकते हैं तो उनको भी मैं पटकती हूँ। और अगर अकेली नहीं जीती तो 4-6 महिला बुला के उनकी व्यवस्था हम करते हैं। इससे ज्यादा हमारा कोशिश आपकी ये होती है कि वो समझ जाए। लेकिन डरते हैं पहले। नहीं, पहले समझा देते हैं कि भाई ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब थोड़ी बहुत कम हो आया है। नहीं, अब कुछ पागल लोग ना बेकसूर महिलाओं को उल्टा सीधा बोलते थे। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी महिलाएं आगे आ गई। 75% महिलाएं अब पुरुषों को बलि का बकरा बना रही ये उल्टी, ये भी गलत है। ये देखो, अपने अधिकार की लड़ाई हर का अधिकार है लड़ने का। लेकिन कोई महिला ये समझे कि नहीं अब हमारा अधिकार है, हमें बराबरी का दर्जा है, तो हमें इनको नीचा दिखाना, ये गलत बात है। तो आपके पास भी बहुत ऐसे केसेस आते होंगे? बहुत आते हैं, महिलाएं आती हैं। मैंने आपसे एक सवाल किया ना कि मैं पहले विवेचना कर लेती हूँ, अब मुझे काफी अनुभव मिल चुका है इस चीज का। जैसे कोई पीड़ित महिला है ना, वो ज्यादा बोलेगी नहीं, सीरियस होके उसके आंस अलग आएंगे। जैसे कोई महिला जानबूझ के अपने पति को ही फंसाने आती है तो एकदम चंडी का रूप बनाएगी, इतना जोर से चिल्लाएगी, इतना जोर से रोई, तो मैं जान जाती हूँ कि ये महिला गलत है। और जाओ तुम घर जाओ, मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर, तुम्हारे पहले पति से पूछूं या फिर फोन नंबर दो तो मैं बात करूं। तो मुझे काफी चीज की अनुभव मिलने लगा है। तो मैं समझने लगी हूँ कि कुछ महिलाएं सच में जास्ती कर रही। ऐसे जो केसेस आते हैं तो उसमें आप फिर कुछ कॉम्प्रोमाइज में ज्यादा करती हूँ। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज? हाँ, मैं ज्यादातर कॉम्प्रोमाइज उनको समझाती हूँ कि देखो लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है। जैसे कोर्ट कचहरी तक लोग जाते हैं, मैं कई केस
कई केस 14-14 साल के मुकदमा में उनको समझा के सारे मुकदमा वापस कर उनका घर बसाया है। हाँ, 14-14 साल के। कई बार के रिलेशंस तो ऐसे लोग आते हैं मेरे पास, जैसे किसी का मुकदमा चल रहा है, तो न्याय नहीं मिल रहा, तो वो आते तो मैंने कहते भैया देखो, अगर आपकी जरा सी इंसानियत है, कोर्ट कचहरी से वही होना है जो मैं बता रही हूँ, चाहे 10 साल चले चाहे 20 साल चले, अंत में वही कंप्रोमाइज होता है। तो कंप्रोमाइज आज ही कर लो, उनके समझ में आती है बात। काफी मेरी बात लोग समझते हैं और मेरी बात को लोग बहुत सीरियस से लेते हैं और मेरी बहुत बड़ी इज्जत करते हैं। पहले तो नहीं करते थे लोग, पहले तो बहुत संघर्ष झेला हम, अब लोग हमारी बात को बहुत मानते हैं। बहुत सारे जैसे यूट्यूब में देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं, तमाम चीजें जैसे आप लोग डाल देंगे तो बहुत लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ चंडीगढ़ के बहुत सारे केस फोन से जाते हैं, चंडीगढ़ के आपके यहीं के शहर के बहुत सारी लड़कियां हैं। कुछ लड़कियां अनमैरिड हैं, जैसे किसी लड़के से प्यार कर रही है, कुछ दिन के बाद वो छोड़ देते हैं। फिर कुछ लड़कियां शादी वाली हैं जो पति को छोड़ के दूसरे पति से अफेयर उनका चल रहा है। तो ऐसे केस बहुत आते हैं भाई, और ऐसे केस ना बहुत बुरी बात है ये कि एक दूसरे को धोखा देना, ये भी बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे केस बहुत जाते हैं और ऐसे केस मैं सुलझाती हूँ। हाँ, सुलझते हैं बहुत ज्यादा। अब कोई लड़का है भाई, जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ कि एक लड़का लड़की दोनों पढ़ते थे, वो सिविल की तैयारी करती थी, वो अपना पढ़ता था, तो वो फिर पुलिस में हो गया और वो लड़की अभी पढ़ती रह गई। तो लड़का का दोनों को अफेयर चलता था। फिर वो लड़की बोली तुम तो पुलिस में हो गए और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो बोले नहीं नहीं, अब तो हमारी नौकरी लगी, हम शादी नहीं करेंगे। लड़की बहुत पीड़ित हो गई, वो बेचारी लड़ती रही, कम से कम 1 साल परेशान रही। वो लड़की इलाहाबाद की थी, तो वो अपना ऐसे नेट में देखा होगा, तो एक पुलिस वाला उसको बताया कि तेरा न्याय संपत पाल के अलावा कोई नहीं कर सकता, चली जाओ उनके पास। एक बार आई लड़की और मैंने उससे पूछा, पहले उसी को डांटा तमाम कि तुम सिविल की तैयारी कर रही हो, तुम एक वकील बनोगी और पढ़ाई कर लोगी तो जज बनोगी, और ये कांस्टेबल के साथ तेरा अफेयर चल रहा है, अरे इनका 2 जूता लगाओगी तुम खुद। तो लड़की नहीं कहा मैं इसी के साथ शादी करूंगी, नहीं मैं अपनी जान दे दूंगी। तो मैंने कहा तुम कुछ नहीं कर रही हो, सिविल विल कुछ नहीं कर रही हो, पागल पाना सवार है, चली हम देखते काउंसलिंग। हाँ, फिर मैं उस लड़की को लेके गई, उसकी पोस्टिंग महोबा में थी, इलाहाबाद का लड़का हमारे बगल से महोबा है। तो फिर उसको मैंने दरोगा जो होते थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर, उन्हीं से बात की कि वो तुम्हारे थाने में एक कांस्टेबल यहाँ जो तैनात है, हमें उससे मुलाकात करवाओ। तो कहा क्या काम है बताओ। मैंने कहा ये लड़की आई है, इससे पूछो। फिर बताया पहले तो दरोगा उल्टा सीधा ऐसे आजकल की लड़की। मैंने कहा वो मैं जानती हूँ, तुम ही नहीं जानते हो, उसे पहले बुलाओ। फिर आया वो लड़का, मैंने कहा तेरा इसका अफेयर चलता था क्या? बोले नहीं मैं इसको जानता नहीं, वो सारी वीडियो लिए थी। मैंने वहीं खड़े खड़े 2 थप्पड़ लगाई उसके। मैंने कहा हरामी ये वीडियो मेरी है कि तेरी? नौकरी भी चली जाएगी, जेल भी जाएगा, शादी तो करना ही पड़ेगा। वो समझ गया। फिर मैंने कहा अब रोने लगा। मैंने कहा ये वर्दी उतार, फिर बाद में रो। फिर बाद में वर्दी उतारे। कहा बताओ क्या करूं? मैंने कहा तेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे माँ बाप परेशान हो जाएंगे, बड़े मुश्किल से मिली है ये लड़की भी, अब तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद की तो इसको रख। फिर मैंने उसको अच्छे से समझाया, वो मेरे यहाँ चपक गया और रोने लगा जोर जोर। तो मैंने कहा रो ना, तू मेरा बेटा जैसे है, मैं तेरी इज्जत करूंगी। हाँ, फिर वो मेरी बात को मान के फिर वहीं तत्काल मैंने कोर्ट मैरिज करा दी। अच्छा। हाँ, एक बच्चा है उसके, अब अच्छे से रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं, खूब खुश से रह रहे हैं। ऐसी लड़कियों को मैंने भटके हुए लोगों को बहुत हजारों तो मैंने ऐसी शादी करवाई है जो भटके हुए। ज्यादातर मेरा जेल भेजने का काम नहीं रहता, फिर जो बदतमीजी करते हैं तो फिर उनको तो फिर क्या करें हम। लेकिन मेरा काम है कि जेल से पहले तुम यहीं सुलझ जाओ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ।
और ज्यादातर अपनी पढ़ाई लिखाई, अब तो हमें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बुलाया जाता है। जैसे गुजरात में एक बार बुलाया गया था कर्णावती यूनिवर्सिटी, तो बड़े बड़े लड़के पढ़ते हैं, बड़ी लड़कियां पढ़ती हैं वो सब। तो उनको भी मैंने समझाया कि देखो सबसे पढ़ाई लिखाई है, आप अपनी जिंदगी को मत बर्बाद करो। ये जो प्रकृति ने बनाया है मियाँ बीवी का जोड़ा, तो ये तो आसानी मिल जाएगा, पर पहले अपनी रोटी ढूंढो। तुम्हारी रोटी कहाँ से तो मिलेगी? आप ये गाइड करते हैं कि सबसे पहले करियर पे ध्यान पहले दो। अपना करियर पर ध्यान दो, अपना रोजगार है भाई, स्वावलंबी बनो कम से कम, कि किसी के आश्रित ना रहो। और ये सबसे बड़ा जिंदगी का सवाल है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज आप दे रहे हैं कि एक उम्र होती है, उम्र में हम भटक जाते हैं। वो उम्र जो होती है ना, वो देखिए एक कहावत है ना कि जब हम 8 में पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा मन लगता है, जब फिर 9 में पढ़ते मन लगता है, फिर 10 से लोग भटकने शुरू कर देते हैं जी। धीरे धीरे धीरे। देखिए ये हमारा तुम्हारा दोष किसी का नहीं है, ये जो प्रकृति का आकर्षण है ये होता है, लेकिन उस चीज से हमें कंट्रोल भी करना चाहिए। जैसे हाँ, हम हमारे समझ में नहीं आ रहा तो हमें दूसरे लोग समझा दें, हमें उनकी बात माननी चाहिए। और या तो फिर हमको ये जरूर सोचना चाहिए कि अब हम पढ़ लेंगे, हमें कंपटीशन करना है। तो पढ़ाई लिखाई का जो कंपटीशन है बच्चों पर, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश कहना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया की बात मैं कर रही हूँ कि जब खुद का करियर बना लो तो अच्छी लड़की मिलेगी, अच्छा लड़का मिलेगा, लड़की के लाने अच्छा लड़का मिलेगा और लड़का के लिए अच्छी लड़की मिलेगी। और अगर तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, तुम अपने ही करियर से भटक गए, पढ़ाई लिखाई का तुमने एक तरह से जैसे ठुकरा दिया, तो फिर वही लखैरा लोग मिलते। लखैरा जानते हैं आप? नहीं जानते ना? पहली बार आप सुने, जैसे वो कहते हैं ना बेवकूफ, बेहुदे, नशेड़ी, गंजेड़ी, उनको लखैरा, बेरोजगार ऐसे मिलते हैं। तो फिर उनकी जिंदगी बर्बाद होती है कि तालीम से ही आपको लोग भी अच्छे मिलते हैं। हाँ भाई, अच्छा काम करोगे तो अच्छे मिलेंगे भाई। हम तो कहते हैं प्यार भी कोई बुरी बात नहीं है, ये पहले ऐसे ही होता था। जैसे सीता जी का शादी हुआ जी, स्वयंवर हुआ, उनका बहादुरी का हुआ, धनुष टोरे, तब तो शादी हुई नहीं। कितने लोग डटे थे, आप रामायण में देखा होगा। जी। अब ये सही है कि गलत मैं नहीं जानती, पर मैं देखती तो मैं उसको सही मानती हूँ कि बड़े बड़े हार गए और जो वीर थे वो धनुष टोरा, सीता जी ने जयमाल डाली। आल्हा उदल की कहानी सुना होगा, हमारे तरफ ज्यादा चलता है बुंदेलखंड में। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा बताएं, क्योंकि आप चित्र आल्हा उदल बुंदेलखंड में ये बहादुर थे जी। जो आप शायरा सुना है कभी? क्या हमारे तरफ चलता है ज्यादा शायरा, अरे वही शायर कहावत है। हाँ, आल्हा उदल मोहबे वाले, आल्हा उदल ईदल, अरे ये तो भैया है, महाभारत में भी है। जी। सब में आते नहीं, अर्जुन कर्ण ये सब, वही तो सब है। तो बहादुर लड़कियों के साथ शादी करते थे, तो बहादुर पैदा होते थे, लड़ाइयां चलती थी। देखिए आजकल ऐसे लोग हैं कि वो भटक जाते हैं, अपने मुद्दे से भटकते। तो कोई भी हो, अगर वो बहादुरी के साथ करता है तो उसको सफलता मिलती है। इसकी मेन वजह क्या लगती है आपको, जो भटकते हैं लोग? भटकते हैं, देखिए मेरी बात सुनो जी, सत्संगत। आजकल मेन मुद्दा है, पहला नंबर तो गलत सलत फिल्म बनती है, उनका तो बिजनेस है जी। फिल्मी दुनिया वालों को तो बिजनेस है वो तो पता नहीं किस तरह की फिल्म बना दे, उसकी नकल लोग करते हैं, बताओ जी, जो कि हमारे लिए वो अच्छा नहीं है। और ये सबसे बड़ा मोबाइल है, पूरे देश में चला कि पबजी खेलते खेलते सीमा हैदर आ गई। तो ऐसे दीवाने कुछ हो जाते हैं जो अपनी जिंदगी के बारे में नहीं समझते और तमाशा बना के रख देते। एक प्रॉपर काउंसलिंग भी नहीं है, जैसे ये खासकर ये वाली ये जो उम्र होती है 14 से लेके 22 साल की उम्र, इसमें एक चाहे पेरेंट्स की तरफ से कह लें या फिर एक सामाजिक काउंसलिंग का कोई प्रोसेस सिस्टम नहीं है, जिस वजह से देखो इसमें तो देखिए ऐसा है कि होता क्यों नहीं है, होता क्यों नहीं, अपने आप को होता है भैया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ चीजें देख देख के
नकल लोग कर लेते हैं, उसको अकल से काम नहीं करते। ये बताओ मेरी उम्र कितनी रही होगी? मैं 20 साल की थी जी। जब से मैंने शुरू किया, तो मेरे उम्र में कौन कौन न मिला होगा मुझको, हैं? तो मैं तो अपने दिमाग में बैठा लेती थी ना कि आगे हमें क्या करना है। मतलब ये समझ सभी में होती है? सबके समझ होती है, ऐसा नहीं है। 10 साल के लड़के की भी समझ होती है, छोटा से बच्चा है उसके भी समझ होती है कि मुझे अच्छी पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो है ना, जैसे बुरे की संगत, पहला नंबर उनके माँ बाप को देखना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है। भाई हमारा बच्चा अगर 8 बजे रात में नहीं आ रहा तो कहाँ जा रहा है फिर वो, उसको ध्यान देना चाहिए। अगर मेरा बच्चा मोबाइल में क्या पढ़ रहा है, क्या देख रहा है, उसमें माँ बाप को ध्यान देना चाहिए। और सबसे पहली बात है कि जैसे एक लड़की है और मोबाइल लिए है और वो उसके घर में ये व्यवस्था नहीं है 10,000 का 20,000 का मोबाइल लेने का, तो उनके माँ बाप को ध्यान देना चाहिए कि मेरी लड़की ये मोबाइल पाई कहाँ, और इसमें 500 का 600 का हर महीने खर्च आता है, ये कहाँ से आ रहा है, उनको ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहला नंबर माँ बाप की लापरवाही से बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। माँ बाप को ये भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा आज स्कूल में गया, कौन सी पढ़ाई पढ़ी, क्या क्या पढ़ा आपने, क्या क्या याद किया, क्या क्या आपको होमवर्क मिला, ये माँ बाप को देखना चाहिए। बच्चों के साथ समय व्यतीत करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। और माँ बाप को दोनों को, ये नहीं कि माँ भर ध्यान दे और बाप ना दे, बाप को भी ध्यान देना। पर उन्हीं के बच्चे बर्बाद होते हैं जो खुद के बर्बाद होते। मैं तो चैलेंज करके कहती हूँ कि वो उन्हीं के बच्चे बर्बाद है कि जैसे पति दूसरे में, पत्नी दूसरे में, तो बच्चे तीसरे में, ये हाल हो रहा है। ये अक्सर मैं तो खुली किताब में बोल रही हूँ ना, उन्हीं के बच्चे बर्बाद होते हैं। आपका तो एक्सपोजर बहुत ज्यादा है और बहुत लोगों से आप विचलन होते हैं और बहुत लोगों से मिलते हैं, तो ये जो आप आई थिंक चीजें कह रही हैं, मैं हर आदमी को यही बताती हूँ, घर में, महिलाओं में। पहले ये बताओ, गांव में मैं जब मीटिंग करती हूँ औरतों के बीच में, तो 100-200 महिलाएं होती हैं मेरे साथ बैठने के लिए। पहला नंबर तो मैं ये बताती हूँ उनको कि तुम 200 महिला हो और मैं ये जो बात बताने जा रही हूँ तो इसको याद कर लेना। तो एक महिला 10 महिलाओं से ये बात बताओ और फिर उनसे तुम बोलो कि तुम भी 10-10 महिलाओं से बताओ, तो हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क बढ़ेगा कि बच्चे अच्छे से पढ़ाना है, बच्चों को भविष्य हमें अच्छे से बनाना है। बच्चे हमारी अगली जो सीढ़ी है यही हमारा पार करेगी। सही बात है। जो और दूसरी बात है कि बच्चों को माँ बाप को दारू नहीं पीना चाहिए बच्चे के सामने। वो देखेगा, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होगा, वो नकल करेगा और फिर धीरे धीरे वो जवाब नहीं बाप को दे पाएगा, इसलिए कि वो फटाक से कह देगा कि तू तो पहले संभाल। ये होता है। तो बाप को पहले अपने घर को बहुत अच्छे से संभालना चाहिए, तभी हम दूसरे के घर को बना सकते हैं। ये एक आपने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दी है कि हम कई बार नॉर्मल जिंदगी जीते हुए हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं देते, बट अगली जनरेशन हम कैसा कंडक्ट कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, उससे अगली जनरेशन वैसी ही बनती है। भाई साहब, जो बड़ी चीज हम कह रहे हैं कि हम बड़े में ध्यान देते, छोटी में नहीं ध्यान देते, तो पहले आपको छोटी में ध्यान देना पड़ेगा, तभी बड़े की ओर पहुंचेंगे। जो अभी आज का समय छोटी सी चीज होती वही बड़ी होती है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप छोटी को छोटी मत समझो। हम सोचे कि हमारा इतना बड़ा बच्चा है, जो बड़ा हो जाएगा तो संभल जाएगा, तो वो छोटा ही बच्चा। अब जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पड़ोस में एक बच्चा रहता है, खेलता रहता है, मेरा भी पोता है जैसे आपका बच्चा है। तो हमारे घर में देखो, बगल क्या है वो मेरे, ये मेरा घर है, ये उसका घर है, और दोनों बच्चे साथ के हैं। वो मेरे बच्चे से 3 माह का छोटा है। तो वो जैसे पुड़िया पा जाएगा ना जमीन में, जो गुटका होता है, तो वो छोटा से बच्चा लेके इस तरह खाता है, इस तरह है, कुछ नहीं। और वो ताली बजा कर हंसते। तो मैंने उनको एक दिन कहा कि देखो इस तरह नहीं, ये बच्चे को सिखाया करो, फिर ये बड़ा हो जाएगा तो ये खाएगा। ये एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। बहुत बड़ा। हाँ, नहीं एजुकेशन से नहीं, देखिए मेरा कौन एजुकेशन है आप बताइए ना। जी। मैं कौन सी डिग्री ली हूँ, कौन सा PhD करे हूँ कि सब चीज का मुझे ज्ञान है। जो आपने बात बताई ना कि सही गलत हमें पता होता है। भाई हमें सही गलत का पता अनपढ़ आदमी का भी होता है। हाँ।
पढ़ाई लिखाई आई कहाँ से है? हम आंख मूंद अरे लेते भाई हैं। किसी न किसी ने तो विस्कार किया होगा इसको, हाँ तो मनुष्य ही तो किया होगा सही बात है। कि ये कोई भगवान ने भेजा है, कहाँ से आई है? ये कोई जमीन में पढ़ाई लिखाई थोड़ी पैदा है, हम ये तो अनुभव से सब कुछ जो हमारे ये जो विस्कार हो रहा है हर चीज का, जी। जैसे पहले ये नहीं चलते थे, नहीं किसी ने बनाया होगा इसको, जी जी धीरे धीरे और बड़ा हुआ। तो हाँ। इसी तरह ये पढ़ाई लिखाई है, और जो हम पढ़ते हैं वो हमारे तो अंदर है ना वो सब चीजें। जी 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 भाई माँ कहते हैं, बाबा कहते हैं, पापा कहते हैं, पानी कहते हैं, खाना मांगते हैं, वही तो पढ़ाई है, सही बात है, वही तो चीज है, जिसको हम संस्कार भी कहते हैं। और वही संस्कार है। तो अगर हम छोटे से बच्चे के संस्कार अच्छे बना दें तो वो हमारा बड़े तक हमारी अदब करेगा, और उस छोटे से बर्बाद कर दे, हम दूसरे में ध्यान लगा दे, नहीं इसमें लगा दे, तो सबसे मूलधन बच्चा होता है। ये आप खूब पैसा कमा लो, खूब पैसा कमा लो, और अपने बच्चे का भविष्य न बनाओ तो ये पैसा बिल्कुल बेकार हो जाएगा। सही बात है। पुत्र पुत्र तो एक कहावत है कि पूत कपूत पूत कपूत तो क्या धन संचू, और पूत कुमूत तो क्या धन संचू। पूत कुमूत, अगर पूत बेकार निकल जाए तो कितनी अच्छा। संपत्ति जो लो बेकार हो जाएगी। सही अगर हम अपने पूत को पूत ही बना दिया, अच्छा बना दिया, जी तो वो तो सब ले आएगा, हमें जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। सही, बिल्कुल सही और है। यही मैं कर रही हूँ। तो जो जड़ है वो हाँ, यहीं से मैंने है। जड़ को मजबूत बनाना है हमें, और ऊपर ऊपर हम पानी डालते रहे, वो जड़ में पानी नहीं पहुंच रहा तो फिर क्या मतलब। ये आपका इतने सालों का अनुभव जो हाँ, इतने लोगों के साथ, ये साल का तो अनुभव है, लेकिन बचपन से यही सीखा है। तब तो मैं सोचती थी, मैंने यही सोचा करती थी, एक तो लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं, फिर लड़कियों को पराया धन समझते हैं, फिर लड़की को दहेज देते हैं, बहू से दहेज मांगते हैं, फिर वो लड़की, एक गाना है मेरे पास, जी क्या सुना सकती हूँ? हाँ हाँ श्योर श्योर प्लीज। जब लड़की पैदा होती है ना तो माँ को बड़ा तकलीफ होता है, ये हर जगह है, चाहे जहां चले जाओ, अक्सर माँ बच्चा ही लड़का मांगती है, ये परंपरा भी बनी है। मैं परंपरा भर ध्यान बहुत देती हूँ कि भगवान पता नहीं, लोग कहते फलानी के लड़का होना है, बिटिया क्यों नहीं होना है, ये क्यों नहीं लोग इस तरह कहते। अगर कोई महिला के गर्भवती महिला है जी तो बड़ी बड़ी सिटी में अपना दूसरे हिसाब से बात करते हैं, पर जो गांव के लोग होते कि फलाने औरत के लड़का हो खाए, पर कोई औरत ये नहीं कहे कि फलाने औरत के बिटिया हो खाए, इसको किसी ने नहीं बनाया हो कुछ भी, पर लड़का का ज्यादा। पर अगर हम एक्चुअल देखें कि जो सृष्टि का निर्माण एक हाँ, औरत से ही होता है, हाँ, वो वही चला रही है, और हम उसी चीज को अगर हाँ, लेकिन इसको बनाया किसने है? हाँ, ये हम ही लोगों ने बनाया इसको कि लड़का की मानता क्यों। तो वही गाना मैंने एक बात बनाई थी सोच के, जी ये मेरा खुद का बनाया गाना है, मैं बहुत गाना बनाती हूँ। आपने कई पीढ़ियां देखी है, कई साल में ये कुछ चेंजेस आए हैं आपके हिसाब से? अभी सोच काफी में आ रहा है, काफी देखो बदलाव तो है, हाँ जी शिक्षा में काफी बदलाव है, पर थोड़ी कुछ लोग भटक रहे हैं। जो आज ये भ्रष्टाचार की जड़ है, कहावत है कि चूना खराब है तो पान का दोष नहीं है, और दुनिया खराब है तो सरकार का दोष नहीं। लोग बस यही कहेंगे, इनका तो मुद्दा मिल जाता है नेताओं को शाम की डिबेट में बैठने के, तेरी सरकार में इतने भ्रष्टाचार थे, इतने लड़कियों के साथ ये होता था, और हमारी सरकार में कम हो रहा है। तो ये चीजें इन नेताओं को महिलाएं मौका दे देती है, और ये नेता लोग ना महिलाओं की इज्जत पर खेलते हैं, ये भी आपको बताना पड़ेगा। हर महिला को ध्यान देना चाहिए कि हमारी इज्जत को दूसरा कोई जिम्मेदार ना बने, हम अपनी इज्जत की स्वयं जिम्मेदार बने, और स्वयं इसमें ध्यान दें कि हर औरत को हमें एक प्रशिक्षण देना है कि लड़की एक माँ के समान, वही माँ होती है, वही बहू भी बनती है, वही बहन बनती है। एक औरत के कितने रूप होते हैं, और लड़कियों की इज्जत को दूसरा कोई खिलवाड़ ना करे। तो ये लड़ाई में काफी लड़ रही हूँ। आप जैसे यू आर अ फाइटर जी, बट हर एक औरत में ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक टीचर 50 बच्चे पढ़ाता है जी तो उसको कुछ ना कुछ ज्ञान होता है। अगर ऐसी महिलाएं
गिने चुने यही चीजें जैसे मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के, तो आजकल हर जगह ये चल रहा है और लड़कियां लेती भी हैं। लेकिन कुछ लड़कियों को मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि गलत सलत जो तमाम यूट्यूब में लोग देखते हैं उसको ना देखें और ज्यादातर अपनी शिक्षा पर ध्यान दें। मैं निवेदन करती हूँ कि अगर अपनी शिक्षा पर ध्यान दें तो सबसे ज्यादा बहादुर लड़की होती है पढ़ने लिखने में, और वो जिम्मेदार भी होते हैं अपने ससुराल मायका। देखो उसको कई जगह का पावर मिलता है उसको ध्यान देने का जी। जैसे वो अपने मायके में है, भाई भतीजा हो गए, ससुराल आई तो उसका पति है, देवर है, जेठ है, उसके बच्चे खुद के हैं, उनको बहुत बड़ा पावर मिलता है देखने का और एक देख करने का। तो सबसे ज्यादा महिलाओं की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। तो सबसे ज्यादा मैं आपके चैनल के माध्यम से बस यही संदेश कहना चाहती हूँ कि हर लड़की अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने। जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं बनेगी, पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं करेगी, स्वावलंबी नहीं बनेगी, तब तक वो दूसरे की गुलाम बनी रहेंगी। और जब वो स्वावलंबी हैं और उनको 2 पैसा का लाभ है तो वो फिर किसी के आश्रित नहीं रहती। पर उनको भी ध्यान देना चाहिए कि नहीं, अगर हम पैसा भी कमा रहे हैं तो अपने पैसे का हमें किसी के मतलब जैसे कहते हैं कि भाई मैं इतना पैसा कमा रही हूँ तो मेरे अंदर इतना घमंड है, घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड ही इंसान को चूर कर देता है। जैसे एक लड़की की नौकरी है, सरकारी नौकरी लग गई और वो बढ़िया पाती है पैसा, और उसका पति थोड़ी नहीं उसको नौकरी लगी, तो उसको नीचे दिखाने वाला काम लोग ना करें। जैसे ज्योति मौर्य आपने सुना होगा, एक एसडीएम ने, उसका आदमी सफाई कर्मी था जी, और वो बहुत बेचारा पढ़ाई लिखाई मेहनत के साथ तो पीसीएस एक एसडीएम बन गई जी। और एसडीएम जैसे बनी तो एक मनीष दुबे था जी, जिसको लाठी लेके मैं उसका कार्यालय घेर के हम ही ने उसका व्यवस्था की थी। ओके। तो ज्योति मौर्य जब वो उससे प्यार कर बैठी और अपने आदमी को मरवाने के साजिश रच दी, तो हमने चैनलों के माध्यम से देखा सुना, तो पूरा गुलाबी गैंग उमड़ पर हमारा ले डंडा, और ऐसा लगा कि बहुत बड़ा तूफान आ गया। मनीष दुबे तुरंत सस्पेंड हुआ उसी दिन, और वहां ज्योति मौर्य लाइन में आ गई कि सबसे इज्जत की और अपना वापस ले ली। आलोक मौर्य पर ध्यान दे, लेकिन कभी मीडिया में ज्यादा नहीं आ रहे तो उनका कंप्रोमाइज हो गया केवल गुलाबी गैंग के द्वारा, संपत पाल के द्वारा। आप उसमें देखिएगा बहुत बड़ा मुद्दा उठा था। धीरे धीरे करके अपने ससुराल से आए, फिर धीरे धीरे महिलाओं का संगठन शुरू की, फिर धीरे धीरे ये गांव से वो गांव, वो गांव से वो गांव, वो गांव से वो गांव, मैंने काफी दर्जन हजार औरतें मैंने जोड़ ली 2-3 साल में। तो एक बार हम लखनऊ गए थे, हाँ 2-3 साल में मैं दर्जन हजार औरतन का इकट्ठा संगठन बना लिया। ये इतनी जल्दी कैसे लोग? बस ऐसे मेरी बात को मानना शुरू कर दिया लोगों ने। पीड़ित भी थे, पीड़ित लोग, फिर पीड़ित से बाद में शौकीय लोग। हाँ, मैं शिक्षा के बारे में ज्यादा बताती थी। अच्छा। और थोड़ी बड़े पढ़ी थी तो मैं गांव में स्कूल खुलवा दी थी। अच्छा, आपने? हाँ, जो महिलाएं थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी उनको बताती थी कि इनसे 7 रुपये ले, जो बकरी छेरी बकरी चराने वाली लड़कियां हैं इनको पढ़ाते नहीं, तुम घर में पढ़ाओ इन्हें। तो हमने 100-150 स्कूल खोली और धीरे धीरे फिर 100-150 स्कूल, हाँ गांव गांव। अरे कितने बड़े स्कूल, घर के स्कूल, 10 महिलाओं पढ़ाओ एक दूसरे को, तुम थोड़ी काम करके और शिक्षा पर ध्यान दो। तो महिलाएं भी पढ़ने लगी, बच्चे भी पढ़ने लगे। कुछ के बच्चे पढ़ते थे वो अपने बच्चे से पढ़ती थी, ये मैं प्रशिक्षण देती थी। तो ये कौन सी कक्षा तक आप? 5 तक। 5 तक, हाँ। फिर कुछ दिन के बाद मैं समूह बनाना शुरू कर दिया जी। हेल्प सेल्फ ग्रुप, 10-10 रुपये उनके बैंक में जमा कराना। फिर जब पैसे इकट्ठे होते थे तो उनको रोजगार दिलवाना, जैसे बहुत पैसे हो जाते थे, जैसे 50 महिला का ग्रुप है जी। तो फिर उनको आदत बन गई तो 100-100 रुपया जमा करने लगी। फिर गांव में खेती गिरवी रखवा के साग सब्जी का काम करवाया और वो धीरे धीरे काफी पैसे वाली बन गई। फिर बहुत महिलाएं जब हमारे साथ हो गई इस तरह जुटते जुटते, तो एक बार हमने मायावती लखनऊ में गए थे घेरने, ऐसे चले गए थे फ्री ट्रेन में बैठ के, तो 2 बुढ़िया छूट गई थी। अच्छा। जब लौट के आए तो बुढ़िया 2 निकल गई और
यहाँ तो बहुत दुखी हो गए कि अरे बाप रे, वो दाई कहाँ गई, कहाँ चली गई, अब क्या करें। फिर वो दूसरे दिन आ गई थी, तो उसी दिन मैंने ये मीटिंग रखी, ये 100 रुपया इकट्ठा करो सब लोग, हमें एक रंग की साड़ी लाना है। अच्छा, ये उस दिन ही डिसाइड? उस दिन की घटना है ये। तो हमने उनको कहा कि अभी एक ड्रेस में जब चलेंगे तो दूसरे को पहचान जाएंगे, ये हम नहीं पहचान पाएंगे, फिर कोई बड़ी घटना हो सकती है। तो फिर हम गए लखनऊ 500 महिलाओं के पैसे लेके साड़ी के लाने, तब 100 रुपए। ओके। तो कानपुर से लाए थे साड़ी, साड़ी नहीं मिल रही थी इतनी, जहां दुकान में जान के ये क्या है, ये क्या है, अरे हम कहा भैया एक रंग की साड़ी दो, दिमाग ही में नहीं आया कौन रंग की ले, तो नीला वाला दिखाया, वैसे नीला कलर, तो मैंने कहा ये मायावती का रंग है, हमारी यूपी में मायावती का वो जो ड्रेस चलता था नीला वाला। मैंने कहा पीला वाला तो गायत्री वालों को हो जाएगा, और दिमाग में सारे रंग आ गए, भगवा तो ये हो जाएगा, हरा रंग तो ये हो जाएगा, अरे भैया अब तो रंगे नहीं है हमारे पार्टी के लाने। तो एक दुपट्टा ऐसे था, मैंने कहा बस ये साड़ी दे दो अगर हो तो, कढ़ाने के लाने यही बिल्कुल सेम यही साड़ी थी। फिर हम लाए, पहनाया, तो उसी दिन हमारे दिमाग में आई बात, ये रोड काफी दिन से नहीं बन रही और बहुत गड्ढे हैं, तो पहले तो हमने वो रोड में धान लगवा दी, बस नहीं जाने देते थे, चक्का जाम करवा दिया, और सारी महिलाएं धान लगाना शुरू कर दी, तो बहुत पत्रकार आए। फिर दूसरे दिन मंगल पड़ रहा था, तो हम कहा चलो आज एसडीएम को ज्ञापन दे आते हैं, डीएम जिलाधिकारी, एसडीएम से जिलाधिकारी बड़ा होता है जी जी। तो हम गए वहां, तो अब पूरी महिलाएं 500 महिलाएं बहुत होती हैं, जब एक लाइन में जाएंगी तो 10 महिला गुलाबी साड़ी पहन लो तो अलग दिखाई देंगी, वो तो 500 महिलाएं थी। तो जिलाधिकारी महोदय ने ये क्या है, ये क्या है, तो हमने कहा आप कौन हैं, तो हमको बदतमीज कह दी कि हमसे बदतमीजी करती हो। तो मैंने कहा उठ खड़ा हो, तू नौकर हम मालिक, सबसे बड़ी अदालत कौन होती है, जनता, और जनता के लिए आप बैठे हैं और हम ही को बदतमीज कह रहे हो, और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम औरतें हैं, और ऊपर से कह रहे हो ये क्या है, ये कोई क्या है बताओ, क्या कोई जानवर है या हम पेड़ पौधा हैं, क्या दिखाई दे रहा है, औरतें नहीं दिखाई दे रही। तो फिर वो शांत हो गए और कहा मैडम बताइए क्या बात है। मैंने कहा चलिए आप पैदल चलो, वो रोड देखो कितनी बुरे से, वो कितने दिन से नहीं बन रही, गड्ढे 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 का ही घटना हो गई। फिर वो 3 किलोमीटर दूर चला पैदल डीएम साहब, वहीं से पड़ गया गुलाबी गैंग नाम, ये दहेज। और ये एक तरह से जो शादी होती है एक ऐसा बंधन होता है जो सारी उम्र निभाना होता है, तो इसको पैसों के तराजू से शुरुआत में तोलना, मतलब नींव गलत नींव नहीं बनती रिश्ते की। अगर ये ना होता तो गुलाबी गैंग क्यों बनाती मैं, इसी के लिए तो बनाया कि दहेज लेना अपराध है, देना अपराध है। अगर एक लड़का, अरे तुम 25 लाख दे रहे हो एक नौकरी वाले लड़के का, तो इतना बढ़िया दिमाग लगा लो कि एक लड़का पढ़ा लिखा हो, साधारण घर का हो, उसी को दे दो उतना पैसा, कम से कम तो कोई बिजनेस अच्छा कर लेगा। वही अपने अधिकार को बारे में जानकारी है कि महिलाओं के अधिकार ये होते हैं, इंसान के अधिकार ये होते हैं, मानव अधिकार ये होते हैं, हमारा मौलिक अधिकार ये है। तो मुझको मेरे जैसे पूरी दुनिया दिखाई दे रही है, इनको सब पता है, ये जानबूझ के नहीं करते। जैसे हम दुनिया के हिसाब से चलेंगे तो क्या फर्क पड़ा। फिर गुलाबी गैंग हम बनाने का मतलब क्या रहा, संपत पाल का मतलब क्या रहा,